लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में एसेट साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लायबिलिटीज को बांटा था, एसेट्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, वैसे एक होता है नॉन करेंट एसेट्स और एक होता है एसेट्स को दो पार्ट में आप बांटेंगे, नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा होगा करेंट। Non-current assets are those assets which are not current. इस मीनिंग से क्लियर लगता है कि हमें पहले करंट एसेट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी कि करंट एसेट्स क्या है। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसका एक्सपेक्टेड रियलाइज पीरियड या इन 12 महीने से कम हो, या इंटेंशन टू सेल्स या कंजम्पशन इन नॉर्मल ऑपरेशन, ये आपको 12 महीने से कम, ये होता है करंट एसेट्स। अगर हम एक सिंपल बात करते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो क्या था, ऑपरेटिंग पीरियड और 12 मंथ which ever is larger। जब मैंने करंट लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया था, वही सेम डिस्कशन हम फिर यहां शुरू करते हैं। तो मैंने बोला था आपके पास कैश है, कैश से आप क्या खरीदते हो, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस किसमें कन्वर्ट होता है, फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड से क्या बनता है, डेटर, डेटर से बीआर और बीआर से फिर कैश। ये जो कंप्लीट साइकिल है ना, ये है ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये होने में कितना टाइम लगता है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। ये नहीं कि सब इंडस्ट्री के लिए सेम पीरियड होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 12 महीने के अंदर में अगर आपका कैश रियलाइज हो जाता है या कैश टू कैश कन्वर्ट हो जाता है तो उसको करंट बोलते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बातें करते हैं तो करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज और इंटेंडेड टू सेल और कंज्यूम इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये हो गया करंट एसेट्स। अब हम पहले नॉन करंट की बात कर रहे थे। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या सब चीजें आती है, प्रॉपर्टी जैसे प्लांट, इक्विपमेंट। उसके बाद आएगा इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, deferred tax assets, long-term loan and advances and other non-current assets। फिर से एक बार, property, plant and equipment and intangible assets, non-current investment, deferred tax assets net। हमेशा जब भी deferred tax assets या liabilities की बात करते हैं वो नेट लगाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल नेट होके ही आता है, assets minus liabilities करके जिधर का बैलेंस। और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये सारी चीजें आपको आ जाती है कहां पे, नॉन करेंट एसेट्स। अगर हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो मैंने आपको टेंजेबल को डिफाइन किया था कि एसेट्स में मैंने एक बोला था टेंजेबल और एक बोला था इंटेंजिबल। टेंजेबल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजेबल होता है। इंटेंजेबल होता है जिसको हम छू नहीं सकते
और टच नहीं कर सकता। टेंजेबल का एग्जांपल ले लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, ये सारे टेंजेबल है। इंटेंजेबल में आप ले लीजिए तो जैसे कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, डिजाइन, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी टेंजेबल हो गया, इंटेंजेबल एसेट्स हो गया। अब चलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टेंजेबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी कोई इंटेंजेबल एसेट्स है, मान लो आपको कॉपीराइट डिजाइनिंग वो कंप्लीट नहीं है, वो अंडर प्रोसेस है। अब बात करते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, या रीसेल के लिए नहीं होता, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रीसेल के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका रिटर्न, इसका उद्देश्य जो होता है वो रिटर्न के लिए होता है। इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन शेयर, डिवेंचर और अनदर ऑफ अनदर। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होता वो अदर इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट को हम अलग अलग हेड्स में बांटते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रस्ट और सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म और अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस वो होता है जिसको जो 12 महीने के अंदर में रिकवर, यानी कि एक्सपेक्टेड टू रिकवर बैक इन कैश आफ्टर 12 मंथ, यानी 12 महीने के बाद जिसके रिकवर्ड के लिए हम सोचते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब कैपिटल एडवांस की बात करते हैं। एडवांस गिवन टू एक्वायरिंग एसेट्स, प्रॉपर्टी, यानी फिक्स एसेट तो बोल नहीं सकते, इस साल फिक्स एसेट हट गया बैलेंस शीट में, तो प्रॉपर्टी। तो एडवांस गिवन टू एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। अब हम कुछ अदर नॉन करेंट एसेट्स की बात करते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये सब अदर नॉन करेंट एसेट्स के पार्ट हैं। अगर हम अब करेंट एसेट्स की बात करें तो करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स, ये सारे हमारे एसेट्स के पार्ट हैं, करेंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, आपको मैंने जो पहले इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के जितने हेड्स बताए उसमें से प्रॉपर्टी हटा देना, सब करंट में भी आता है जो 12 महीने से कम में रिकवर्ड हो जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म और अदर। ये सारे ट्रेड, एक ट्रेड रिसीवेबल उसमें ऐड करने लगा, ट्रेड रिसीवेबल। अब हम कैश और कैश इक्विवेलेंट की बातें करेंगे। बेसिकली कैश का मतलब सिर्फ कैश या नहीं होता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब यहाँ सब कैश की तरह ट्रीट किया जाता है और इसका जो हेड्स होता है वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब अदर करेंट एसेट्स कुछ होता है, जैसे कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो अदर करेंट इस हेड्स में नहीं आते, इस सब हेड्स में जो नहीं आते उसको अदर बोलते हैं, जैसे एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, ये सब हम अदर करंट एसेट्स के पार्ट में रखते हैं। अब हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। देखिए, पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक फुटनोट में
कंटिंजेंट लायबिलिटीज वर्ड आता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज होता क्या है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज इज दोज लायबिलिटीज व्हिच मे बी arise or not arise, may or may not be arise, यानी ये होगा या नहीं होगा, ये किसी इवेंट पर, किसी घटना पर डिपेंड करता है कि इसको होनी है या नहीं होनी है। अगर मान लो ये होनी है तो लायबिलिटीज बनेगी। अगर जैसे आप पर कोर्ट में कोई किसी ने क्लेम कर रखा है, कोर्ट में अगर आप केस हार जाते हो वो आपकी लायबिलिटीज बन जाती है, अगर आप केस जीत जाते हो तो वो लायबिलिटीज नहीं बनेगी। तो इस तरह के कुछ केस होते हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लियर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट में हम इसको फुट नोट की तरह दिखा देते हैं। फुट नोट का मतलब है नीचे लिखना, दिखा देते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स है जो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इंटरेस्टेड पार्टी है उसको क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब इसमें कुछ क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट हो गया, या बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड, इस तरह के नॉट येट पेबल, इस तरह की कुछ चीजें होती है, और भी ये सारे करंट लायबिलिटीज होती है। आपका बैलेंस शीट्स की डिस्कशन आज इस वीडियो में खत्म हो गई। अब अगले वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन में इसका बेसिकली हेड आता है, जैसे बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस के हेड्स बोलो, जैसे बोल देगा करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर के हेड्स बोलो, या आपको बोल देगा कि एक जैसे ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आता है तो आपको इसका हेड या सब हेड बताओ। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है। आज का वीडियो यहीं तक। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। धन्यवाद।